वह घर के मुख्य दरवाजे तक पहुंची, अपने बैग से एक चाबी निकाली, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी चाबी ताले में फिट ही नहीं हो रही थी। खटाक कहते हुए उसने वह चाबी पास ही के कूड़ेदान में फेंक दी और बस वहीं खड़ी रही। उसे नहीं पता चला कि वह कितनी देर तक खड़ी रही थी। उसके पैर सुन्न पड़ गए थे। कुछ देर बाद ही उसे पीछे से आती कदमों की आहट सुनाई दी। तू यहाँ क्यों आई है? एक अधेड़ उम्र की महिला ने जैसे ही तांग युशिन को देखा, वह जल्दी से उसकी ओर लपकी और उसका हाथ पकड़ लिया। किसने तुझे यहाँ आने दिया? ये मेरा घर है, तांग युशिन ने उस महिला को घूरते हुए कहा। उसकी लाल होठों पर हमेशा की तरह थोड़ी सी व्यंग्य भरी मुस्कान थी। माँ, क्या मुझे अपने ही घर आने के लिए आपसे अनुमति लेनी पड़ेगी? तेरा और योंगान का तलाक हो चुका है। उस महिला की आवाज तीखी थी। तेरी बहन अब गर्भवती है, अब उसके लिए कोई तमाशा मत खड़ा कर। तांग युशिन ने अपनी उंगलियों से खेलने लगी। उसकी एक उंगली पर अंगूठी का गहरा निशान था। उस अंगूठी में उसने अपनी आधी जिंदगी उंडेल दी थी और अब वो पहचान में भी नहीं आती। जियांग योंगान से तलाक हुए मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ और वह गर्भवती भी हो गई। माँ, आपकी बेटी तो आप जैसी ही तेज निकली। अचानक एक थप्पड़ पड़ा और उसका चेहरा घूम गया। गाल में जलन सी होने लगी। उसने धीरे से अपने गाल को छुआ, जो अब सुन्न पड़ता जा रहा था। तांग युशिन, अगर तूने जियानी को एक बाल भी छूने की कोशिश की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये धमकी थी एक माँ की अपनी ही बेटी को। तांग युशिन का दिल ठंडा पड़ गया। वो उसकी माँ थी, उसकी सगी माँ। उसे ये सब झेलना ही था। हाँ, यही उसका नसीब था। उसने अपनी माँ पर बहुत विश्वास किया और उसकी माँ ने ही उसकी पूरी जिंदगी का इस्तेमाल किया। उसने लोगों पर बहुत भरोसा किया, या यूं कहें इन तथाकथित रिश्तों पर, और उसने एक आदमी पर भी बहुत भरोसा किया। क्या तांग युशिन के पास वाकई कोई परिवार था? वह मुड़ी और धीरे धीरे वहां से चली गई। रात की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे जाड़े की शुरुआत हो, जबकि अभी तो बस पतझड़ की शुरुआत थी। पतझड़ की हवा ने सूखे पत्तों को उड़ाकर एक वीरान सी उदासी फैला दी, लेकिन उसके पास अब कहीं जाने की जगह नहीं थी। उसने अपना पति खो दिया, अपना घर भी। उसने सिर उठाकर ठंडी हवा में एक गहरी सांस ली। फिर वह रुकी, अपने बैग से मोबाइल निकाला और उसे देर तक पकड़े रही, लेकिन कोई कॉल नहीं किया। वह कहना चाहती थी, पापा, माफ करना, पर कहने की हिम्मत नहीं थी। ठंडी हवा उसकी गर्दन में हर ओर से घुस रही थी, जिससे वह कांपने लगी। उसकी आंखें आधी बंद थीं और सामने से आती कार की हेडलाइट से चुभने लगीं। वह तुरंत एक और हट गई, लेकिन वह कार अपनी तेज रोशनी के साथ एक रॉकेट की तरह उसकी ओर बढ़ी। जब तक वह कुछ समझ पाती, कार उसे टक्कर मार चुकी थी। वह जमीन पर पड़ी थी, उसका चेहरा ठंडी सतह से छू रहा था। फिर उसने अपनी आंखें खोली, जो अब काले गहरे गड्ढों जैसी लग रही थीं, और पहली बार उसने स्ट्रीट लाइट के नीचे उड़ते पतंगों को देखा। वो पतंगे बार बार रोशनी की ओर जा रही थी, बिल्कुल उसकी तरह। मिस्टर गू, आ जाए। अस्पताल के कमरे का दरवाजा खुला। एक डॉक्टर ने जल्दी से गू निंग को अंदर आने दिया, और उस वक्त गू निंग का चेहरा इतना पीला था कि वह बिना खून के भूत जैसा लग रहा था। उसका एक हाथ दूसरे हाथ से थामा हुआ था, जो साफ साफ सूजा हुआ था। वह अंदर आया और देखा एक औरत खून में सनी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी।